चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कर दिया है, जो पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और भारत में हर जगह इस पर्व को लेकर खुशियां मनाई जा रही है। बट आपको पता है कि लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 क्या करने वाला है? डेफिनेटली रिसर्च। तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी लैब चंद्रयान 3 में बनाई है, ताकि वो अच्छे से रिसर्च कर पाए। अगर आप ठीक से देखो तो चंद्रयान 3 के मेनली 3 पार्ट्स। पहला सबसे नीचे बेस का पार्ट है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा सबसे टॉप का पार्ट है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा पार्ट है रोवर, जो लैंडर के अंदर मौजूद है। अब इन 3 पार्ट्स में हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी लैब खड़ी कर दी है, जो चंद्रमा पे जाके रिसर्च करेगा और सारा डेटा हमारे वैज्ञानिकों को देगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो चंद्रमा पे जाके रिसर्च करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मेन फंक्शन है लैंडर मॉड्यूल को कैरी करके उसे फाइनल 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट तक ले जाना। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो लूनर ऑर्बिट में रहने के बाद भी वो रिसर्च कर पाए, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इस इंस्ट्रूमेंट में 2 डिवाइसेस फिट किए गए हैं। फर्स्ट है पोलरिमेट्री। ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट कैसे किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी स्टडी करता है, जिससे वो उस मटेरियल के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता लगा सकता है। और दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर कोई मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये मटेरियल कितनी लाइट एब्सॉर्ब करता है और कितनी लाइट इमिट करता है, ये सब ये डिवाइस मेजर करता है। और सब मटेरियल की अपनी खुद की एक लाइट इमिट करने की क्षमता अलग अलग होती है। लाइक वाटर की अलग होती है, मेटल लाइक आयरन की अलग होती है। तो हम इस डिवाइस से अलग अलग एलिमेंट्स और मेटल्स और मटेरियल्स के बारे में जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। ये 2 डिवाइसेस मिलके स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। अब इसमें नाम दिया गया है हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। हैबिटेबल मींस व्हाट, कि जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट हो। और हमें पता है कि लाइफ कहाँ पे प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में, तो डेफिनेटली वो अर्थ पे है। तो ये डिवाइस जनरली किसे स्टडी करेगा? तो वो है हमारा अर्थ। आपको तो पता ही है अर्थ पर एटमॉस्फेयर, वाटर एंड लाइफ प्रेजेंट है। तो अर्थ पे से रिफ्लेक्टर होने वाली लाइट ये इंस्ट्रूमेंट मून के ऊपर से स्टडी करेगा और ये पता लगाएगा कि कैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर, वाटर एंड लाइफ प्रेजेंट है, तो वो किस तरह की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो फ्यूचर में अगर किसी स्मॉल प्लेनेट या तो फिर एक्सोप्लैनेट हमारे अर्थ की तरह लाइट रिफ्लेक्ट करे, तो हम ये जान सकते हैं कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर, वाटर या तो फिर लाइफ प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्यूचर में हैबिटेबल स्मॉल प्लेनेट और एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही काम आ सकता है। दूसरा पेलोड है लैंडर मॉड्यूल। सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में प्रोपल्शन मॉड्यूल से डिप्लॉय होने के बाद लैंडर मॉड्यूल ने अपने आप ही मून के साउथ पोल रीजन पर लैंडिंग किया है। अब इस लैंडर में भी ऐसे 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो रिसर्च में हेल्प करेंगे। और उसमें सबसे पहला है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये नाम आपको बहुत भारी भरकम लग सकता है, पर उसे समझना उतना ही आसान है। और इसमें लेगमोर प्रोब लगाया गया है जो सारा रिसर्च करेगा। अपने नाम के मुताबिक ये पेलोड मून के ऊपर एटमॉस्फेयर एंड आयोनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर तो बहुत ही पतला है, मतलब कि ना के बराबर है। बट ये आयोनोस्फीयर है क्या और उसके बारे में स्टडी करके क्या फायदा होगा? तो आयोनोस्फीयर एटमॉस्फेयर की तरह चंद्रमा के ऊपर एक लेयर होता है जो आयन से बना है। जब भी मून पे सनलाइट पड़ती है तब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मून की सरफेस पे मौजूद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देते हैं। मतलब कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को अलग करके उसे आयंस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स सोलर विंड की मदद से लूनर एक्सोस्फीयर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, जहाँ पे वो एक लेयर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे आयोनोस्फीयर। जनरली द प्लेनेट के बीच नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के द्वारा होता है।
आयोनोस्फीयर रेडियो वेव्स को रिफ्रैक्ट करता है, जो कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन में एरर पैदा करता है। तो इन फ्यूचर अगर अर्थ से मून पर और मून से अर्थ पर रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए इस आयोनोस्फीयर को अच्छे से स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब लैंडर का दूसरा पेलोड है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। लूनर सरफेस के साउथ पोल रीजन में ये पेलोड भी अपने नाम के मुताबिक थर्मल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल को मेजर करेगा। इस पेलोड में एक ऐसा प्रूफ फिट किया गया है जो लूनर सॉइल की डेप्थ में इंसर्ट किया जाएगा। इस प्रोब में थर्मल सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो लूनर सॉइल्स में डिफरेंट डेप्थ पे टेम्परेचर को मेजर करेगा। इस प्रोब में हीटर को भी अटैच किया गया है जो लूनर सॉइल को डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म करके उसका थर्मल कंडक्टिविटी को भी चेक करेगा। फाइनली ये पेलोड लूनर सरफेस की थर्मल प्रोफाइल कलेक्ट करके साइंटिस्ट को देगा। इस डेटा से साइंटिस्ट ये जानकारी ले पाएंगे कि लूनर सरफेस के टेम्परेचर चेंजेस एंड लूनर एनवायरनमेंट में उसका क्या योगदान है वो समझ पाएंगे। लैंडर का तीसरा पेलोड है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी मीन्स हमारी पृथ्वी पर जैसे धरती कंप आता है तब जो जमीन में कंपन होती है उनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक वैसे ही इंस्ट्रूमेंट चंद्रमा की जमीन में होने वाले कंपन को मेजर करेगा और उसे हम कहेंगे ILSA मीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इस डेटा की हेल्प से साइंटिस्ट मून की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और चंद्रमा की जमीन के अंदर क्या क्या गतिविधियां चल रही है वो भी अच्छे से जान पाएंगे। लैंडर का चौथा और आखिरी पेलोड है लेजर रेट्रोरिफ्रैक्टर एरे। ये एक तरह का लेजर डिवाइस है जिसमें लेजर बीम जहाँ पे भी स्ट्राइक होगा वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस अपने सोर्स तक आएगा और ये लेजर बीम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो इसी वजह से वो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट से दूर कोई प्लेनेट तक डिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस इंटरप्लैनेट डिस्टेंस मेजर करने के लिए और दो सेलेस्टियल बॉडी को बीच में अंतर क्या है उसे मेजर करने के लिए बनाया गया। चंद्रयान 3 का तीसरा और आखिरी पेलोड है रोवर। लैंडर मॉड्यूल के लैंड होने के बाद ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बाद रोवर लैंडर से डिप्लॉय होकर लूनर सरफेस पे 500 मीटर्स की दूरी तक का सफर तय करेगा और उसमें भी वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो लूनर सरफेस में से सैंपल लेके उसको स्टडी करेगा। रोवर का पहला इंस्ट्रूमेंट है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। फर्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट लूनर सरफेस में से स्मॉल सैंपल को कलेक्ट करेगा। उसके बाद वो इस सैंपल को लेजर की मदद से वेपोराइज करेगा। अब वेपोराइज सैंपल में से कुछ लाइट इमिट होगी। हर एक एलिमेंट्स की लाइट इमिट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। लाइक वाटर की अलग होती है, आयरन की अलग होती है, मैग्नीशियम की अलग होती है, कार्बन की अलग होती है, एक्सेट्रा। तो इसी वजह से हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। ये डिवाइस से हम सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन एंड मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स और वाटर आइस जैसे रिसोर्सेज को अच्छे से लूनर सरफेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रोवर का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अपने नाम के मुताबिक इस इंस्ट्रूमेंट में अल्फा पार्टिकल सोर्स एंड एक्सरे डिटेक्टर मौजूद है। ये इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट लूनर सरफेस में से सैंपल को कलेक्ट करेगा। उसके बाद अल्फा पार्टिकल सोर्स इस सैंपल को इरेडिएट करके उसमें से एक्सरे बाहर निकालेगा, जो एक्सरे डिटेक्टर की मदद से एनालाइज किया जाएगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से लूनर सरफेस में से लिए गए सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स, मिनरल्स और बाकी मटेरियल मौजूद है उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो अब आप समझ सकती हो कि चंद्रयान 3 में कैसे एक पूरी रिसर्च लैब समाई गई है जो वैज्ञानिकों को बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाके देगा और ये इंफॉर्मेशन स्पेस में रिसर्च के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी।